डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को 90% प्रेजेंट में लिखा गया है, लेकिन हम आपको पास्ट में पढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि जब इस लेसन को लिखा गया तब ये प्रेजेंट था, अब हमारे लिए पास्ट है, इसलिए आपको पास्ट में समझना ज़्यादा बेटर रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म क्वेस्ट वन। आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं क्लास 10th की जो सेकेंड लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको अनीस जंग ने लिखा हुआ है, जो एक भारतीय लेखिका हैं। देखो, स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत और वसंत का मतलब होता है खुशी, यानी वसंत ऋतु में खुशियों का माहौल रहता है। ऑटम जब होता है तो वो थोड़ा सा माहौल अजीब हो जाता है, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। स्प्रिंग का मतलब खुशी। अनीस जंग 1964 वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। जो अनीस जंग है वो 1964 में पैदा हुई थी और ये राउरकेला में पैदा हुई थी। इन्होंने अपने चाइल्डहुड को और एडोलेसेंस को हैदराबाद में ही बिताया। She received her education in Hyderabad and in the United States of America. उन्होंने हैदराबाद और अमेरिका में अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। Her parents were both writers. उनके माँ बाप दोनों राइटर हुआ करते थे। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. भारत और भारत से बाहर में भी वो अनीस जंग जो थी, उन्होंने एडिटर और कॉलमनिस्ट का काम किया, यानी कॉलम लिखने का काम किया था कई सारे मेजर न्यूज़पेपर्स में। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई सारी किताब को भी लिख डाला था। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring. उनकी एक बुक है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। उसी के अंदर से एक एग्जर्प्ट दिया गया है, एक टुकड़ा दिया गया है, जो एक कहानी है। और वो कहानी किस चीज़ की है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चुराए हुए बच्चों की। देखो, चुराए हुए बच्चों का मतलब क्या है कि कभी कभी स्टोलन चाइल्डहुड मतलब जिनका चाइल्डहुड हमने चुरा रखा है, बचपन को हमने जकड़ रखा है, एक्सप्लॉइट कर रखा है, उस तरह के बच्चों की कहानी है। हियर सी एनालाइज द ग्रिंडिंग पॉवर्टी। यहाँ पर वो बहुत लंबे समय से चली आ रही गरीबी के बारे में बात करती हैं, एंड ट्रेडिशंस, और उन परंपराओं के बारे में बात करती हैं, विच कॉन्डेम द चिल्ड्रेन, जो इन बच्चों को परिणाम स्वरूप देता है, टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, एक ऐसी लाइफ जो एक्सप्लॉइटेड है, मतलब जिनका शोषण किया गया है, जो बच्चे शोषण के शिकार हो गए हैं, उनकी लाइफ को ये एनालाइज करती है अपनी इस किताब में। और उस किताब का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर दिया गया है इस कहानी के रूप में। अब पढ़ते हैं कहानी को कि उन्होंने कहा क्या है। अब देखो, इस कहानी का एक कोट है जो आपको यहाँ पर दिया गया है, और इस कहानी में जिस लड़के की कहानी दी गई है उसने ही ये बात कहा है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मैं गार्बेज यानी कचड़े के ढेर में 1 रुपये पा जाता हूँ। वो ये लड़का बोलता है। अब पढ़ते हैं, ये सेंटेंस आपको भी मिलेगा। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब हूँ आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। कह रहा है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन साहिब से पूछ लिया जिसको मैं डेली मिलती हूँ, इनकाउंटर करती हूँ, हर मॉर्निंग मिलती हूँ, स्क्राउजिंग जो ढूंढता रहता है फॉर गोल्ड, पैसों को, इन द गार्बेज डम्प्स, कचरे के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरी पड़ोसपन में। मैं उस लड़के से एवरी मॉर्निंग मिलती हूँ, इनकाउंटर होती हूँ, सामना करती हूँ उसका, जो हमारी नेबरहुड में यानी हमारे अगल बगल में कचरे के ढेर में पैसों को ढूंढता है, गोल्ड को ढूंढता है। आय कह रहा है कि साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, बहुत पहले साहब ने अपने घर को छोड़ दिया था, सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के हरियाली में था। ढाका के हरी भरी खेतों में उसका घर था। ढाका माने बांग्लादेश की राजधानी, वहां पर था। उसने अपने घर को छोड़ दिया और यहाँ पर माइग्रेट हो गया। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका जो घर है ना वो उसके मेमोरी में डिस्टेंट दूर तक नहीं है, मतलब बहुत दूर तक उसका दिमाग जो है वो उस घर को याद नहीं कर पाता है, उसके दिमाग से हट गया है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत सारे तूफान आए जिन्होंने खत्म कर दिया, स्वेप अवे, बर्बाद कर दिया उनके फील्ड्स को, उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, ये कहानी उसकी माँ उसको बताती हैं। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। कह रहा है इसलिए उन्होंने अपने उस जगह को छोड़ दिया तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए कुछ पैसों को उस बड़ी सिटी में जहां वो लोग आज रहते हैं। आज वो लोग जहां रहते हैं वहां पर वो लोग चले आए ढाका से, ताकि कुछ पैसे वगैरह मिल जाएंगे, हमारी जीविका चल जाएगी, इसके लिए वो लोग यहाँ से चले आए। जब ये क्वेश्चन राइटर ने किया था उस बच्चे से कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो, तो उसने कुछ जवाब दिया। उसके बाद इन्होंने कुछ एनालाइज किया, अपनी बातों को कहा। अब वो लड़का जवाब देता है, कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। धीरे धीरे बोलता है, बड़बड़ाता है धीरे से आवाज में, लेकिन अभी बहुत दूर देखता है, मतलब शर्मा जाता है, सोच नहीं पाता है मुझे क्या कहना है, और दूर देखते हुए कहता है मेरे पास करने के लिए कोई और काम नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ फॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मैंने उसे अचानक से मजाक में ऐसी बात में कह दिया कि स्कूल जाओ, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि तुरंत कि कितना ज्यादा
खोखला लगा होगा ये एडवाइस उस बच्चे को। कह रही है कि मुझे कितना ज़्यादा ये खोखला लगा होगा, कितना अजीब लगा होगा जब मैंने उसे डायरेक्ट कह दिया कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, और ये भी मजाक में कह दिया। कभी कभी क्या होता है ना, रैग पिकर्स जो होते हैं इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी काम में अपना जिंदगी खत्म कर देती है। अब उनसे हम ये कह दें कि तुम आईएएस बन जाओ, तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते, तो ये एक मजाक के रूप में हम उससे बोल रहे हैं ना। वही ये कह रही है कि मुझे बड़ा अजीब लगा जब मैंने ये बात कहा, कितना अजीब फील हुआ होगा, कितना अजीब सुनने में लगा होगा जब मैंने ये बात उसको कह दिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो उसने आगे से क्या जवाब दिया, कहा देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, हमारे पड़ोसपन में तो कोई स्कूल नहीं है, लेकिन वेन दे, जब वहां के लोग बिल्ड वन, एक स्कूल बनाएंगे तो आई विल गो, मैं जाऊंगा पढ़ने के लिए। उस बच्ची ने कहा इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, मैंने कहा कि तुम क्या आओगे जब मैं एक स्कूल स्टार्ट करूंगी, तो अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, फिर भी मैंने मजाक पूर्वक ही उससे कहा कि क्या तुम आओगे। कहने का ये मतलब है ना कि जो बड़े लोग होते हैं वो मजाक में ही छोटे लोगों से बात करते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। तो क्या कहा उसने क्या बोला, यस ही इज स्माइलिंग ब्रॉडली, अच्छे तरीके से स्माइल करते हुए उसने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा अगर आप स्कूल खोलते हो तो। कह रहा कि अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो एक बार मेरे पास दौड़ते हुए आ रहा था। जब कुछ दिन बीत गए तो उसने पूछा इज योर स्कूल रेडी, आपका स्कूल बन गया है जहां मैं पढ़ने आने वाला हूँ। मैंने कहा उससे कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, मैंने उससे बोला कि एक लंबा समय लगता है कि स्कूल बनाने में, बहुत जल्दी नहीं बन जाता। एम्बैरेस्ड, मैं लज्जित हो गई, मैं परेशान हो गई, मैं शर्मा गई। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, एक ऐसा प्रॉमिस करने की वजह से जिसका कोई मतलब नहीं था। एक ऐसा प्रॉमिस उस बच्चे को मैंने कर दिया था जो कभी सही नहीं हो सकता था। इस बात को सोच करके मैं शर्मा गई। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन जैसा प्रॉमिस मैंने किया था उस तरह का प्रॉमिस अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उस बच्चे के अंधकारपूर्ण संसार में ना इस तरीके की जो प्रॉमिसेस है ना वो एवरी कॉर्नर पे अबाउंड होती हैं, मिलती हैं। संसार के हर कोने पे ऐसे वादे किए जाते हैं। बड़े बड़े लोग इन छोटे लोगों से ऐसे वादे करके ना और अपना काम निकाल लेते हैं, बट इनके लिए कुछ करते नहीं कभी भी। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसको जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंस करता है, वो खुल करके बोलता है कि मेरा नाम है साहिब आलम। आप किसी वर्ड को खुल करके बोलते हो, इसका मतलब आप उसका मतलब जानते हो, लेकिन जिस वर्ड का मतलब आप नहीं जानते हो ना उसको डर के मारे बोलते हो, कहीं अगला कोई क्वेश्चन ना कर दे कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन इसके नाम का मतलब क्या है इसको दूर दूर तक मतलब नहीं है। वो अनाउंस करता है कि मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता है कि इस नाम का मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इस बात को जानता या काश वो इसका मीनिंग समझ पाता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, की भगवान इसका मतलब होता है, मतलब इस दुनिया के मालिक को साहिब आलम कहते हैं उसकी भाषा में। He would have a hard time believing it, उसे बहुत ज़्यादा समय लग सकता है इसे बिलीव करने में, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखेगा तब ना समझेगा कि इसका क्या मतलब होता है। शायद वो विश्वास नहीं कर पाएगा कि इसका मतलब ये होता है, इतना बड़ा नाम उसका रखा गया है, ये बात को विश्वास नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लो स्टैंडर्ड में अपनी जिंदगी को जी चुका है। कह रहा अनअवेयर, वो अपरिचित है, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ रोम करता है, मतलब घूमता है, भटकता है गलियों में। कह रहा है कि एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक ऐसी बॉयज की आर्मी है जो नंगे पैर घूमते हैं। वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो आते हैं मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, एंड डिस अपीयर एट नून, और गायब हो जाते हैं दोपहर तक। मतलब सुबह में कचरा उठाने आते हैं, दोपहर तक गायब हो जाते हैं। वो उनकी एक आर्मी है जो बेयर फुटेड है, नंगे पैर है। ओवर द मंथ्स, महीनों महीनों, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों महीनों उनके पास आने से मिलने से मैं उनमें से प्रत्येक को जान चुकी थी, या फिर मैं जान चुकी हूँ। मैं सबका नाम और सबके बारे में पूछ चुकी हूँ क्योंकि मैं बार बार उनसे मिलती हूँ। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, एक बच्चे से उसमें से मैंने पूछा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखा है। उसने कहा माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, उसने कहा कि मेरी माता जी जो है ना वो शेल्फ यानी अलमारी के ऊपर से चप्पलों को उतारती ही नहीं है, तो मैं पहनूं कैसे। ही आंसर सिंपली, बड़े आसान तरीके से उसने आंसर दिया कि वो चप्पल उतारती नहीं है। इवन इफ सी डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया मतलब चप्पल को उतारा, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, ये बच्चा जो है वो उसको खराब कर देगा, फेंक देगा, दूर हटा देगा। एड्स अनदर, एक छोटे बच्चे ने बात कहा। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच,
उसने भी जूते को पहन रखा था जो मैच नहीं कर रहा था, मतलब दोनों का कलर अलग अलग था, दोनों दो तरह के थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उन जूतों पर कमेंट किया, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो अपने पैरों को सफल करता रह गया, रगड़ता रह गया और कुछ बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोला। आई वांट शूज, मुझे जूतों की आवश्यकता है, मैं जूता चाहता हूँ। सी अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, एक थर्ड बच्चे ने कहा कि मुझे जूता चाहिए, जो अपनी पूरी जिंदगी में एक जोड़ी जूतों से अपने आप को नहीं मिला पाया था, मतलब उसी एक जोड़ी जूते पूरी जिंदगी मिले ही नहीं थे। उसने कहा कि मुझे जूतों की आवश्यकता है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी उस कंट्री का, एक जगह का यात्रा करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो नंगे पैर घूमते हैं शहरों में, गाँव में, रोड्स पे। इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि नंगे पैर रहने का एक परंपरा है हमारा कि हम नंगे पैर रहेंगे। अब देखो, इतना बात तो वो लोग कह देते हैं कि हमारी परंपरा है कि हम नंगे पैर रहें। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज हमारे पास नहीं रहती है, उस चीज की कमी को छुपाने के लिए हम परंपराओं से उनको जोड़ देते हैं कि ये हमारी परंपरा है ना ऐसे रहने का। तो ये क्या बोलती हैं, कहते हैं कि इज वन एक्सप्लेनेशन, ये तो बस एक एक्सप्लेनेशन है। आई वंडर, मैं ये बात सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि वो लोग एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, झूठी बातें बोलते हैं कि एक ट्रेडिशन है कि हम लोग बेयरफुट रहेंगे, हालांकि ऐसा कोई ट्रेडिशन है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। कहती है आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, मुझे लगता है कि ये केवल एक बहाना है टू एक्सप्लेन अवे। एक्सप्लेन अवे का मतलब होता है समझाना, विश्वास दिलाना। ये समझाने का एक तरीका है अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जो कॉन्टिन्यू तरीके से स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी की दशा है, उस दशा को छुपाने का एक तरीका है। वो लोग कहते हैं कि हमारा ट्रेडिशन है। I remember a story of a man from उडुपी once told me, उडुपी का जगह है, एक आदमी था जिसने कभी एक स्टोरी मुझे बताया था, अब मुझे याद आता है। एज अ यंग बॉय, एक जब वो छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक ओल्ड टेम्पल के बगल में उसका स्कूल था, वो वहां डेली जाता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहां पर उस मंदिर पर उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता था वहां पर मंदिर पर, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और प्रे करता था कि उसे एक जोड़ी जूता कहीं से मिल जाए पहनने के लिए। 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैंने उसके टाउन को विजिट किया और टेम्पल पर भी मैं गई, उस मंदिर पर भी मैं गई। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, जो अभी क्या था, डिसोल्यूशन में था, मतलब निर्जन में हो गया था। ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, मतलब डूब चुका था, निर्जन अवस्था में, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लोग कम थे। इन द बैकयार्ड, बगल में उसके, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां पर नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहां पर रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स भी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म को पहन करके और साथ ही सॉक्स एंड शूज को पहन करके, अराइव्ड पेंटिंग, हाफता हुआ एक लड़का आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को वहां पर फेंक दिया, ऑन अ फोल्डिंग, एक फोल्डिंग बेड के ऊपर। मतलब समझ रहे हो आप कि 30 साल बाद मैं जब वहां पर गई तो जो पुजारियों की या फिर जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, इनकी जो प्रजातियां होती हैं, इनके जो लोग होते हैं, इनकी जो कम्युनिटी होती है, वो 30 साल बाद भी इनके हालात तो बदले ना। वो सॉक्स पहन रहे हैं, वो शूज पहन रहे हैं, वो स्कूल बैग लेकर के पढ़ने जा रहे हैं, चेयर वहां पर पड़ी हुई है, इस स्टैंडर्ड में आ गए। लेकिन जो रैग पिकर्स होते हैं ना, वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी काम में बिता देते हैं, उनके स्टैंडर्ड में कभी कोई अमेंडमेंट होता ही नहीं है। इसीलिए ये कहानी उन्होंने बताया है कि 30 साल बाद भी वहां पे अमेंडमेंट हुआ था। कह रहा है कि लुकिंग एट द बॉय, एक बॉय पर देख करके, एक बच्चे को देख करके ना, आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय, एक दूसरे बच्चे का प्रेयर मुझे याद आ गया, हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने वो प्रेयर किया था एक देवी से, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे अंत में एक जोड़ी शूज मिल गया था। कह रही है कि उस बच्चे को देख करके मुझे एक और कहानी याद आ गई। एक बार एक बच्चा बार बार प्रेयर किया करता था एक देवी से, जब उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। मिलने के बाद वो क्या प्रेयर किया करता था वो देखो, लेट मी नेवर लॉस देम, ऐसा उनसे प्रेयर करता था कि वो उनको कभी खोए ना, वो जूते उससे कभी खो ना जाएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद गॉडेस ने, देवी ने मान लिया था, सुन लिया था उसके प्रेयर को। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ और शूज, कह रही हैं कि जो यंग बॉय हैं, जो छोटे बच्चे हैं लाइक प्रीस्ट के, वो आजकल तो शूज पहनते हैं। लेकिन कह रही है बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन कह रही है कि आज भी जो बहुत सारे रैग पिकर्स हैं ना हमारे पड़ोसपन में, वो आज भी शूलेस हैं, यानी जूतों के
उसके विहीन है, जूता रहित हैं, उनके पास जूते नहीं रहते हैं। यानी 30 साल बीत गए लेकिन आज भी उनके हालात नहीं बदले, उनके हालात वही के वही हैं। माई एक्वेंटेंस, मेरा एक परिचित, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, जो नंगे पैर वाला कचरा उठाने वाला था, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी लेकर के गया। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के सीमा पे लगा हुआ है। सीमापुरी जो जगह है वो दिल्ली की सीमा से ही लगता है, दिल्ली के बॉर्डर से लगता है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी वो दिल्ली से बहुत दूर है, मेटाफोरिकली पूर्ण रूप से। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे वो लोग आज वहां पर स्क्वैटर्स हैं, मतलब जो भूमि अधिग्रहण करते हैं, मतलब जो कब्जा कर लेते हैं जमीन को, उनकी नहीं होती फिर भी वो कब्जा किए हुए, उनको स्क्वैटर कहते हैं। वो स्क्वैटर हैं जो आ गए बांग्लादेश से 1971 के समय में। कह रहा है साहिब फैमिली इज अमॉन्ग देम, साहिब की फैमिली उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय वाइल्डरनेस के जैसा था, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा जंगल हुआ करते थे, लोग नहीं रहते थे। इट स्टिल इज, वो अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी लैंड, लेकिन अब वो उतना खाली नहीं है। कहने का मतलब अब कुछ लोग वहां रहते हैं, पहले लोगों से खाली रहता था, अब कुछ लोग वहां रहते हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, वहां पर मड के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। मड का स्ट्रक्चर का मतलब कीचड़ की दीवार, यानी मिट्टी की दीवार को मड ऑफ स्ट्रक्चर कहा गया है। और कह रहा है कि विद द रूफ्स ऑफ टीन, जहां पर टीन के छत होते हैं, एंड टेरापोलिन, और टेरापोलिन माने त्रिपाल के छत होते हैं, यानी पॉल जो होती है उसके छत आज भी वहां पर मिलते हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, वहां पर सीवेज सिस्टम नहीं है, सीवेज सिस्टम से डिवाइड है, वो चीज वंचित है, मतलब वहां पे नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और रनिंग वाटर या फिर बहता हुआ पानी जो होता है, या फिर पानी की सप्लाई जो होती है आती है, वो भी वहां पर नहीं है। वहां पर लिव 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 से ऊपर कचरा उठाने वाले लोग वहां पर अपने जीवन को जीते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिफिकेशन, वो लोग ना बिना किसी आइडेंटिटी के 30 साल से अधिक हो गया यहाँ पर रहते हुए, लेकिन आज तक किसी ने उनकी आईडी को नहीं बनाया, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया। कह रहा है कि विदाउट परमिट, बिना परमिशन के, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जो उनका वोटर्स में नाम देता है। उनका राशन कार्ड बना दिया गया है जिससे वोटर्स में उनकी काउंटिंग होती है, वोटर लिस्ट में काउंट होती है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, और इतना ही के लिए उनको इनेबल किया जाता है कि वो अनाज खरीद सके। राशन कार्ड इसलिए बनवाया गया है ताकि वो वोट दे सके और थोड़े बहुत अनाज खरीद सके। इसके अलावा 30 साल में सरकार ने भी कुछ उनके लिए नहीं किया है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, उनका ये कहना है ना कि एक पहचान से ज्यादा सर्वाइवल है, भोजन है, जीवन जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी हो या ना हो। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर दिन के अंत में यानी शाम को हम अपने फैमिलीज को खाना खिला देते हैं, फीड कर लेते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमच, और बेड पे चले जाते हैं और हमारी पेट में कोई एचिंग नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, मतलब पेट भरा रहेगा तो दर्द नहीं होगा। वही कह रहे हैं कि अगर हम भर पेट खा करके और रात को सोने चले जाएं, वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहाँ रह सकते हैं, देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, उस फील्ड के अलावा जो हमें कोई ग्रेन नहीं देती है, अनाज नहीं देती है। अगर ये फील्ड किसी भी तरह से, अगर ये जगह किसी भी तरह से मुझे खाने तक की चीज दे देती है ना, तो हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम यहाँ रह सकते हैं। हमारा पेट शाम को भर जाना चाहिए, बस हमें इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। सी अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, कह रहा है कि ये बात कौन कहता है? एक वीमेन का ग्रुप है जिनकी साड़ियां फटी हुई हैं, टैटर्ड हैं। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उससे पूछा कि उन्होंने क्यों अपनी ग्रीन फील्ड को और रिवर्स को छोड़ दिया, अपने उस स्थान को क्यों छोड़ दिया बांग्लादेश के, तो वो बताती हैं, ये बात बताती हैं कि हमारे लिए अगर भोजन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो मिल रहा है तो हम कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी जमीन, कोई भी जगह मुझे क्या दे रही है इससे कोई मतलब नहीं है। उन ग्रुप ने मेरे से कहा, कह रहा है वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां पर उनको खाना मिल जाता है ना, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने टेंट को वहां फैला देते हैं, तान देते हैं। देयर बिकम ट्रांजिट होम्स, जो उनका एक टेम्परेरी घर बन जाता है, यानी वो अपना इस तरह से एक टेम्परेरी घर बना लेते हैं और वहां पर रहने लग जाते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे उसी में बड़े होते हैं, यानी जो बच्चे हैं उनका विकास उसी में होता है घर में। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो पार्टनर बन जाते हैं उस सर्वाइवल में, उसी जिंदगी में एक पार्टनरशिप कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और ठहर जाते हैं उसी में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और जो सीमापुरी में सर्वाइवल है ना, मतलब जिंदगी जीना जो है ना,
उसका मतलब होता है रैग पिकिंग। यानी हम लोगों के लिए सीमापुरी में रहने का मतलब कि रैग पिकिंग करना ही करना है। अगर हम वहां कचरा नहीं उठाते हैं तो वहां पर हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का वहां पर माहौल बना हुआ है रैग पिकर्स के लिए। कह रहा है कि थ्रू द इयर्स, वर्षों वर्षों, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। कह रहा है वर्षों से ना ये जो कचरा उठाने का काम है ना, उसने अधिकांश भाग पर एक फाइन आर्ट के रूप में एक्वायर कर लिया है। मतलब कहने का ये है कि हम लोगों के लिए रैग पिकिंग एक फाइन आर्ट्स बन गया है। वर्षों से, बहुत दिन पहले से एक बहुत ही अच्छा काम, इंपॉर्टेंट वर्क, एक डिग्निटी वाला वर्क हमारे लिए बना हुआ है। हमारी अधिकांश भाग के लिए, हमारा जो ट्राइब है ना, उनके लिए एक डिग्निफाइड वर्क बन के रह गया है। इस काम ने एक्वायर्ड कर लिया है, अधिकार जमा लिया है हमारे ऊपर कि हमारे लिए एक डिसेंट काम है। आगे देखो, कह रहा है कि ये जो काम है ना, रैग पिकिंग जो काम है ना, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज जो उन लोगों के लिए है, वहां के उन लोगों के लिए, रैग पिकर्स के लिए गोल्ड के बराबर है। यानी उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। इट इज देयर डेली ब्रेड, वो डेली का ब्रेड है, मतलब भोजन है उन लोगों के लिए। और रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पे एक छत के बराबर है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही वो एक टूटा हुआ छत है, लेकिन हाँ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए वो कुछ और है। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ के गार्जियन है, जो बहुत दिन से रह रहे हैं ना, उनके लिए रैग पिकिंग क्या है, एक छत के बराबर है, एक भोजन के बराबर है, गोल्ड के बराबर है। लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं जो उसको ले आते हैं, उनके लिए वो दूसरी ही कोई चीज है। आगे आपको समझ आएगा कि दूसरी क्या चीज है। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, तो वो रह नहीं पाएंगे। भले ही उनको एक लीकिंग छत मिली हुई है, मतलब चू रही, बारिश के दिनों में टूटी फूटी छत मिली है, वो भी तभी मिलेगी जब वो रैग पिकिंग करेंगे, अन्यथा उनको वो भी नहीं मिलने वाला है। आगे आपको अभी बताते हैं ना कि गार्जियन के लिए वो क्या है और बच्चों के लिए क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है इसमें। गार्जियन उसको सर्वाइवल के रूप में देखते हैं और बच्चे उसको किसी अदर रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं, आगे हम देखने जा रहे हैं। कह रहा है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज, इवन अ 10 रुपीज, साहिब सीज हिज आईज लाइटिंग। कह रहा है कि साहिब कहता है ना कि हम कभी कभी 1 रुपए का नोट पा जाते हैं और कभी कभी 10 रुपए का नोट भी पा लेते हैं। और जब वो ये बात कहता है ना, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, मतलब वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम्हें हीप ऑफ गार्बेज में, मतलब उस कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाए ना, मतलब कोई कीमती वस्तु मिल जाए ना, तो आप क्या करोगे, यू डोंट स्टॉप, रुकते नहीं हो तुम स्क्राउंजिंग, खोजने से, और भी स्क्राउंज करने लगते हो, खोजने लगते हो। फॉर देयर इज, क्योंकि, फॉर का मतलब यहाँ पर क्योंकि है, फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, एक आशा बन जाती है कि हमें और कुछ उसमें मिल जाएगा। वो कहता है ना कि हमें आशा बन जाती है कुछ और मिल जाएगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे कहा गया है, कह रहा है इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि गार्बेज का मतलब जो उनके पेरेंट्स गोल्ड मानते हैं, उसी को छत मानते हैं, उसी को ब्रेड मानते हैं, उनके लिए एक डिफरेंट मीनिंग है इन बच्चों की अपेक्षा। यानी इन बच्चों को उस गार्बेज को दूसरी तरह से देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो गार्जियन है, इसको अपनी जीविका के रूप में मानते हैं कि ये हमारी जीविका है, परिवार का भरण पोषण करने वाली है। लेकिन बच्चे जब इसके बारे में बताते हैं तो उनकी आंखें लाइट अप हो जाती है, वो खुश हो जाते हैं कि हमें कितनी बड़ी चीज मिलती है। वो नहीं जानते कि इस पैसे का क्या होगा, हमारे फैमिली में लगेगा कि हमारे लिए है, लेकिन वो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन इतने छोटे चीज को जो गार्जियंस है ना, वो इस रूप में देखते हैं कि इससे हमारा परिवार जो है वो आगे बढ़ेगा, चलेगा। वही यहां पर कहा गया है कि बच्चों के लिए डिफरेंट मीनिंग है, पेरेंट्स के लिए डिफरेंट मीनिंग है। आगे देख लो, इस लेसन में जो कहा गया है ना, उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसकी लाइंस कभी कभी दे देता है डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। आगे देखो, कह रहा है कि फॉर द एल्डर्स, एल्डर्स के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये इसका मतलब है सर्वाइवल, जो अभी आपको बताया कि पेरेंट्स के लिए, एल्डर्स के लिए इसका मतलब है सर्वाइवल, यही जीने का आधार है। बच्चों के लिए वो कुछ और है, खुशी की चीज है। One winter morning, I see साहिब standing by the fenced gate of the neighborhood. एक दिन सुबह में मैंने क्या देखा, जाड़े की सुबह में, कि एक फेंस्ड गेट, मतलब घेरा हुआ जो गेट था, उस गेट के सामने हमारे नेबरहुड में ही कौन खड़ा था, साहिब खड़ा था। और कह रहा है नेबरहुड क्लब, मतलब जो खेलने की जगह थी हमारे पड़ोसपन में, उस घेरे हुए गेट के बाहर साहिब खड़ा था। कह रहा है कि
टू यंग मेन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। दो यंग मैन थे व्हाइट ड्रेस पहन करके और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं उस गेम को पसंद करता हूँ। ही हम धीरे से बोलता है, हल्के आवाज में बोलता है कि मैं पसंद करता हूँ। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस गेट के बाहर में ही खड़े होकर के ना, और बड़े ही कॉन्टेंट वे में दिखाई देता है, मतलब देख करके ही संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। कहता है आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ या फिर मैं अंदर जाऊंगा जब कोई नहीं रहेगा। कि एडमिट्स, वो खुद बोलता है, खुद स्वीकार करता है कि मैं अंदर जाऊंगा। और कह रहा है द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर है ना वो मुझे यूज करने देंगे उस स्विंग को, उस खेलने वाली चीजों को। कह रहा है साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस शूज को पहनता है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो वो डिस्कलर शर्ट, फटे पुराने शर्ट पहनता है और शॉर्ट्स मानी हाफ पैंट को पहनता है, उसके ऊपर उसके शूज बड़े ही स्ट्रेंज दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। वो कहता है ना कि समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दे दिया था, ऑफर कर दिया था उन जूतों को। वो ये बात कहता है इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करते हुए, खुल करके बोलता है। कहता है कि किसी ने मुझे दे दिया था। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉयज, सही बात तो ये थी ना कि वो जो शूज थे वो डिस्कार्डेड थे, मतलब छोड़ दिए गए थे, पहनने से इनकार कर दिए गए थे कुछ रिच बॉयज के द्वारा, जिन्होंने शायद मना कर दिया था उसको पहनने से, क्योंकि उनमें से एक में क्या था, होल था। उन दोनों जूतों में से एक में होल था, इसलिए किसी बच्चे ने उसे मना कर दिया था पहनने से और इसको दे दिया गया था। कह रहा है ये जो होल है ना, डज नॉट बॉदर हिम, उसे परेशान नहीं करता है। साहिब को ये होल परेशान नहीं करता है, जूते में छेद पड़ा हुआ है, वो पहन के घूमता है बड़े आराम से, क्योंकि वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। हालांकि एक आदमी जो बिना चप्पल जूते के नंगे पैर घूमता है ना, उसके लिए एक जूता भले ही उसमें होल पड़ा हो, एक सपना पूरा करने के बराबर होता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम बड़े ही इंटेंट तरीके से, बड़े ही प्यार से जिस गेम को देख रहा था ना, वो इसके आउट ऑफ रीच में है। कहने का मतलब क्या है कि जूता तो कोई भी पहन के रिजेक्ट कर सकता है, गेम कोई रिजेक्ट करने वाली चीज नहीं होती, इसलिए वो सिर्फ आउट ऑफ रीच में है, वहां तक उसकी पहुंच नहीं जा सकती। कह रहा है दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज की सुबह मैंने देखा कि वो मिल्क बूथ के रास्ते पर था। साहिब एक मिल्क बूथ पे जा रहा था, कहने का मतलब जहां पर दूध से संबंधित काम होते हैं वो वहां पर जा रहा था। मैंने आज की सुबह में उसे देखा। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का बड़ा सा कैनिस्टर था, पात्र था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, उसने क्या बोला, क्या कहा वो कि आज कल मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ जो एक रोड के किनारे है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, एक दूरी पर पॉइंट करते हुए कहा, हाथ दिखाते हुए कहा कि मैं वहीं पे काम करता हूँ आजकल। आई एम पेड, मुझे पे किया जाता है, पैसे में है, मुझे पे किया जाता है 800 रुपए एंड ऑल माई मील्स, और भरपेट खाना भी मुझे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो इस जॉब को पसंद करता है। ही माने आई, इन्होंने उस बच्चे को कहा कि क्या तुम इस जॉब को पसंद करते हो। साहिब के लिए वो ही आई के रूप में काम करेगा। आगे वाली लाइन को अच्छे से समझ लेना क्योंकि पेपर में दे सकता है और पहले दिया भी है। कह रहा है द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर, स्टील का जो पात्र है ना वो हालांकि है हल्का, उसके रैग पिकिंग बैग से हल्का है, लेकिन वो प्रतीत होता है थोड़ा भारी देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग से जिसे वह ढोया करता था, बड़े लाइट तरीके से, हल्के तरीके से ढो लेता था अपने कंधों पर। यानी कहने का मतलब क्या है, जब वो अपने कंधों पर एक भारी बैग को ढोता था, बोरे को ढोता था ना, तो वो जिंदगी में आजाद था, किसी की बाउंडेशन में नहीं था। लेकिन आज क्या है, 30 साल 40 साल बाद भी वहां बहुत सुधार हुआ। अभी तो उनका स्टैंडर्ड यही हुआ कि रैग पिकिंग से एक नौकर के रूप में वो काम कर रहा है, और रैग पिकिंग में भी वो खुश हुआ करता था। 1 रुपए का नोट पाकर के चेहरा ग्लिम से भर जाता था, यानी खुशियों से भर जाता था। लेकिन आज उसे 800 रुपए मिलते हैं, फिर भी मैंने पूछा, भरपेट खाना मिलने के बावजूद भी पूछा, तब भी उसके चेहरे से केयर फ्री लुक हट गया, क्योंकि अब वो बाउंडेड है, अब वो अपने आप का मालिक नहीं रहा है। द बैग वॉज हिज, बैग जो था वो उसका था। हिज यहाँ पर पॉजिटिव केस प्रोनाउन में है, जैसे माइन होता है, आवर्स होता है, देयर्स होता है, हर्ष होता है। कह रहा है कि वो जो बैग था ना वो उसका था, मतलब साहिब का था, पोजीशन में था, उसका अधिकार था उसके ऊपर। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कैनिस्टर है, पात्र है ना, वो किससे बिलोंग करता है, उस मालिक से जो उस टी शॉप का है। यानी टी शॉप के मालिक का वो कैनिस्टर है, दूसरे की बोझ को उठाता है तो काफी भारी लगता है वो, क्योंकि बाउंडेशन में है। और कह रहा है साहिब इज नो लॉन्गर
ही इज ओन मास्टर, साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा, मतलब अब दूसरों के अधीन काम कर रहा है। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जो है वो अगली क्लास में हम आपको बहुत जल्द दे देंगे। तब तक आप इसके वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर को करना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।